डेज मिले रिवीजन करने को, मैं करेगा। मैं बोला माँ मैं करेगा, 45 डेज का रिवीजन मैं करेगा। अभी चैप्टर कौन सा चालू मालूम? मालूम चलता रे ऑप्टिक्स। मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान। नहीं 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 नहीं, मेरा नाम मनीष त्यागी है और आप सही जगह परिवर्तन पर ही पहुंचे हैं, जहां 45 डेज का सिलेबस चल रहा है कोहली की रफ्तार से। मैं आप सबके सामने हाजिर हूं रे ऑप्टिक्स की दूसरी वीडियो लेकर। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं? वेलकम टू परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, ये गंदी सी मिमिक्री के बाद अब हमारा टर्न आता है रे ऑप्टिक्स पढ़ने का, जिसमें हमारा पहला टॉपिक लगने वाला है क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जी हां, आप सब लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमें रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन पढ़ना है। वाह 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 वाह, ये कुछ अजब ही खेल चल रहा है भाई। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आओ जरा देख लेते हैं। मान के चलिए कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा है डेंसर मीडियम में। बोलो किधर रखा? डेंसर मीडियम में। और इधर इसके इधर की तरफ रेयर मीडियम है। अब मान लेते हैं एयर ही है ये, चलो एक सेकंड के लिए मान लो एयर है। और यहां पर आपका डेंसर मीडियम में एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम है O। मैं इससे लाइट इमेजिन करता हूं कि जो इस सरफेस पर नॉर्मली गिरी हो, तो वो कैसे जाएगी बाबा? वो बिना किसी बेंडिंग के सीधे निकल जाएगी। लेकिन यदि वो किसी एंगल पर स्ट्राइक करेगी तो उसमें बेंडिंग होगी। अरे कल ही तो तुमने सिखाया था, जब लाइट डेंस टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। जाना तो ऐसे था, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। यदि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाऊं तो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा बाबा। तो देखो जरा, आई आपने और बढ़ाया और बेंडिंग और ज्यादा हो गई। बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा एंगल आया है जहां जब लाइट स्ट्राइक करती है तो लाइट में बेंडिंग जो होती है वो इतनी होती है कि वो इंटरफेस के अलोंग ही ट्रेवल कर जाती है। ध्यान दीजिए, एक ऐसा एंगल लाइट का जिस पर लाइट जब बेंड हुई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट कैसे ट्रैवल कर गई? इंटरफेस के अलोंग ग्रेज कर गई। ये टर्म ध्यान रखिएगा, लाइट ग्रेजेस अलोंग द इंटरफेस, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ? 90 डिग्री। जिस एंगल पर ये कारनामा होता है उस एंगल को आप क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। यस 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 माय डियर स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है क्या? बोले क्या? It is that angle of incidence when the angle of refraction becomes 90 degree while light traveling from denser to rare medium. जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही हो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उस टाइम के एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मैं इसको IC से डिनोट करूंगा। C तुम्हारे माथे पर नहीं लिखा हुआ, मेरे माथे पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन I के नीचे लिखा हुआ है, which stands for critical angle। अभी चुल खत्म नहीं हुई। किस चीज की चुल? एंगल बढ़ाने की। यदि मैंने एंगल और बढ़ाया, यानी कि लाइट स्ट्राइक करी एक ऐसे एंगल से जो ज्यादा रहा, किससे? क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा रहा, तो लाइट बाबा बेंडिंग और ज्यादा होगी। हाँ, रिफ्रैक्शन 90 से भी ज्यादा होगा। हाँ, लाइट वापस आ जाएगी। अरे जिस मीडियम से लाइट गई थी बाबा, उसी मीडियम में लाइट वापस आ गई। ये खास चीज हो गई कि नहीं? बोलो, यहाँ कोई शीशा लगा है क्या? अरे यहाँ कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, लेकिन फिर भी लाइट वापस आ जा रही है। ये रिफ्रैक्शन बड़े कमाल का है और इसका नाम है क्या? अरे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट कंप्लीटली वापस आ जाती है उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो गई थी। लेट मी टेल यू, पेपर में आएगा व्हाट इज TIR, तो क्या लिखेंगे आप? When light traveling from denser medium to rare medium and strikes the interface with an angle of incidence greater than critical angle, the light reflects back into the denser medium. This phenomena is called total internal reflection. तो अभी दो शब्द मैंने आपको सिखाए यहाँ पर, नंबर 1 क्रिटिकल एंगल और नंबर 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। आई गेस दोनों क्लियर होंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर TIR टू टेक प्लेस। ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार आया है, 2011 से 2016 तक 5 साल के अंदर 3 बार आया है क्वेश्चन। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर TIR टू टेक प्लेस। तो TIR को होने के लिए पहला काम क्या है कि लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट कहां से कहां जानी चाहिए? लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, तभी ये संभव है, अदरवाइज नहीं, नो चांस। और दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का होना चाहिए, तभी TIR होगा, अन्यथा नहीं होगा।
अभी अपन यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला बनाएंगे इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में। आइए उसके लिए मुझे फिर से लगाना है पापा फॉर्मूला। अरे पापा जी को याद करते रहिए, चैप्टर में जब जब डेरिवेशन आए तो पापा को याद करो। पापा कौन है? पापा कौन है? पापा है स्नेल्स लॉ। पापा है स्नेल्स लॉ, जो कि क्या कहते हैं, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। i कहां था? इस मीडियम में, ये रहा i, ये रहा i। कितना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? म्यू। चलेगा चलेगा चलेगा। साइन आई की जगह क्या डालना है? IC डालना है। चल गया। इज इक्वल टू μ2, बाहर कौन था? बाहर थी हवा, तो क्या डाला? 1। साइन r कितना है? साइन 90। आई एक्सपेक्ट ये दिखाई दे रहा है, आजकल में से फ्रेमिंग आउट हो जा रही है। एनी हाउ फिलहाल ये अपने पास बना म्यू साइन IC इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो म्यू इज इक्वल टू बन गया 1 अपॉन साइन IC। रिश्ता क्या कहलाता है म्यू और क्रिटिकल एंगल के बीच का? म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। सीधा सीधा दिख रहा है, जितना म्यू ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा, या फिर जितना म्यू कम होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही ज्यादा होगा। एग्जांपल के तौर पर मैं कुछ मटेरियल का यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया है ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चे 1.5, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है बच्चों वो 42 डिग्री के आसपास का होता है। उसी तरीके से यदि मैं पानी ले लेता हूं तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, और इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो लगभग 48 डिग्री के आसपास होता है। यदि मैं डायमंड ले लेता हूं तो डायमंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, जो कि 2.42 होता है, तो लेट मी टेल यू कि इसका क्रिटिकल एंगल बहुत ही कम होता है, जो 24 डिग्री के आसपास का होता है। गाइस यदि मेरी यहाँ पर वैल्यू थोड़ी ऊंचे नीचे आ जाए तो मुझे मारने मत आना, क्योंकि रट्टे पे मैं काम करता नहीं हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट से मतलब है, और आप भी कॉन्सेप्ट से ही मतलब रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा है क्रिटिकल एंगल उतना ही कम है। क्या बात समझ में आई? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आई। आगे मैं बढ़ जाता हूँ और TIR की एप्लीकेशन कराऊंगा। आज की क्लास छोटी ही रखने वाला हूँ मैं, क्रिसमस है, थोड़ा एंजॉय करना आप लोग भी। अपन इसकी एप्लीकेशंस करके अपन भी पहुंचेंगे कहीं जिंगल बेल करने। चलो तो पहला टॉपिक आज के पहला एप्लीकेशन, एक्चुअली पहली एप्लीकेशन हम लोगों की यहाँ पर लगेगी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड में इतनी चमक आई तो आई कहां से? ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। डायमंड की कोई जुल्फे नहीं है, ये गाना डायमंड के लिए बिल्कुल नहीं है, ये तो मेरी उसके लिए है जो मुझे छोड़ गई थी कॉलेज टाइम में ही, अफसोस। तो अपन क्या बोल रहे हैं? ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस का मतलब होता वाला चमक। ये डायमंड में चमक आई तो आई कहां से? ये हमारा मुद्दा है, बहुत मुद्दा है। पूछता है भारत डायमंड में चमक कहां से आई, पूछता है भारत। तो देखिए क्या है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, जिसके कारण इसका क्रिटिकल एंगल बहुत ही कम है, जो कि 24 डिग्री है। अरे यार ये बहुत छोटा सा एंगल है। यदि डायमंड को कट करते हो, आप कट करके कुछ ऐसे अरेंज कर दो कि लाइट एक बार एंटर करेगी तो अमूमन तौर पर उसका एंगल 24 डिग्री से तो ज्यादा हो ही जाएगा। यार मान के चलो 24 डिग्री कितना सा होता है? 24 डिग्री इतना भी, इतना सा होता है, इतना सा। तो अभी देखो इतने पर आएगी लाइट, है ना, स्ट्राइक करेगी तो क्या करेगी? बाहर नहीं निकल पाएगी। डायमंड के एक फेस से एंटर कर गई, बाहर नहीं गई, अंदर ही फंसी रह जाएगी, अंदर ही एनक्लोज हो जाएगी। मैक्सिमम लाइट डायमंड के अंदर ही रह जाती है, इसलिए डायमंड क्या दिखता है? इतना ब्रिलियंट दिखता है। डायमंड में चमक होती है, तो डायमंड की चमक के पीछे एक कारण TIR भी है, क्योंकि लाइट जब एंटर करती है तो लाइट रेयर से डेंसर में डायमंड के अंदर घुस गई। डायमंड के अंदर घुस के उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यदि वो 24 से ज्यादा है तो लाइट बाहर नहीं जा पाएगी, लाइट इसमें ही एनक्लोज रह जाएगी, और इस तरीके से डायमंड के अंदर काफी सारी ब्रिलियंस आ जाएगी। ये पहली एप्लीकेशन यहाँ पर हुई समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमें TIR की करनी है मिराज। मिराज क्या होता है? काफी लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। मिराज जो होता है वो आंखों का धोखा होता है, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। क्या है ये? ऑप्टिकल इल्यूजन है। यार तुमने कई बार देखा है कि जैसे ऐसे तुम कहीं पर यदि रेगिस्तान वगैरह में गए हो तो आपने देखा होगा कि ना पानी दिखाई देने लगता है आपको, और जब आप उसके जितना नजदीक जाते हो तो आपको लगता है पानी तो उतना दूर जा रहा है, और आपको एक्चुअली पता लगता है कि पानी नहीं है तो लैंड ही थी, ये तो पानी मुझे क्यों दिखाई दे रहा था। या जो गर्म एरियाज में है, जो खासकर यूपी नोएडा में रहते हैं, तो वो अपने हाईवे पर देखते होंगे, है ना, जो मथुरा उथरा वाला ये हाईवे है या कोई और हाईवे को आप देखिए अपने आसपास, तो आपको कई बार गर्मी के दिनों में दिखेगा कि वहां पर सड़क पर आपको पानी दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो खास ये आप नोट करेंगे कहाँ? हॉट एरियाज में या फिर हॉट डेज में, यानी जैसे समर में गर्मियां होती हैं बहुत इंडिया में, तो आपको ये देखने को मिलेगा। उधर क्या देखने को मिलता है? हमें पानी दिखाई देता है। तो कहाँ दिखाई देता है? और इसको मिराज बोलते हैं। और इसमें TIR का क्या काम है और देख लेते हैं। दरअसल क्या होता है कि जब हॉट एरियाज की बात कर रहे हो आप, तो अर्थ जो
सॉइल है हमारी, वो काफी सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण जब वो रेडिएट करती है तो आसपास की जो लेयर्स होती हैं, हवा होती है, वो गर्म हवा हो जाती है, ये हॉट एयर हो जाती है, क्योंकि हम मेरे जैसे हॉट हॉट लड़के रहते हैं। लेकिन जब ऊपर के हिस्से में आप आओगे तो ये कोल्ड एयर है इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ ठंडे लोग रहते हैं, है ना। अभी क्या है, जैसे मान लो ये क्लाउड है और क्लाउड से आने वाली रेज है, तो ऑफकोर्स यदि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर स्ट्राइक करें तो क्या होगा, TIR यानी उसी मीडियम में वापस आ जाएंगी, तो ये इसी मीडियम में वापस आ जाती हैं। देख रहे हैं ना, ये कोल्ड एयर है तो ये क्या हुआ यार, ये डेंसर मीडियम हुआ, और नीचे क्या हुआ, ये रेयर मीडियम हुआ, तो डेंसर से रेयर में आएगी और क्रिटिकल से ज्यादा पर जाएगी तो भैया TIR हो जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगी। तो अब जब यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर देख रहा हो इसको मान लो, तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा अरे भैया ये तो क्लाउड यहाँ है, और वो क्लाउड ही क्या है, पानी जैसा दिखता है आपको, शिवरिंग पॉन्ड ऐसा सा दिखता है ना पानी, जैसे शिवरिंग पॉन्ड हो, तो ये क्लाउड की ही इमेज बनती है। मजे की बात यह है कि इसके पास का कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लो मैं ये पेड़ भी बना दूं तो पेड़ भी यहाँ ऐसे इन्वर्टेड दिखता है जैसे पानी में दिखा करते हैं, और कंप्लीटली धोखा खा जाते हो आप ये समझ के कि हाँ वहां पर पानी है, चलो 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 वहां पानी है। लेकिन ये होता है किस वजह से, ये होता है TIR की वजह से, जो कि सिर्फ एक धोखा है, छलावा है, फरेब है। धोखा छलावा फरेब से तुम्हें तुम्हारी एक्स की याद आ रही होगी, लेकिन अभी वो टाइम याद करने का नहीं है, टाइम है पढ़ने का, क्योंकि सिलेबस हो रहा है गोली की रफ्तार से। आइए अगली हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेरी टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। कुछ खास प्रिज्म है जो TIR का इस्तेमाल करके बड़े अजब अजब काम करके देंगे यहाँ पर हमें, हमारी जिंदगी में, हमारी दुनिया में। कैसे, तो यहाँ हम लोग जो प्रिज्म यूज कर रहे हैं, यदि हेडिंग ना दिख रही तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लिखा है मैंने। बाकी कौन सा प्रिज्म यूज करें, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। राइट एंगल यानी कि प्रिज्म में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और आइसोसेलेस है तो बाकी दो कितने के होंगे, 45 के होंगे। इस प्रिज्म को आप क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। ये प्रिज्म TIR के साथ साथ TIR का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अलग मस्त सा करने वाला है। जैसे आइए देखते हैं क्या क्या कर सकता है। तो तीन तरीके से मैं इस प्रिज्म को इस्तेमाल करूंगा। पहला काम जो है वो है इसका डेविएशन ऑफ रेज। हेडिंग लगाते रहना यार, कॉपी से चलाते रहना, थोड़ा काम पेन से। डेविएशन ऑफ रेज थ्रू 180 डिग्री, यानी कि रेज को आप 90 करते हैं पहले, डेविएशन रेज थ्रू 90 डिग्री। आप 90 डिग्री पर लाइट्स को क्या कर सकते हो, बेंड कर सकते हो यूजिंग द प्रिज्म। लेट्स सी हाउ। ये अपने पास है प्रिज्म, जिसमें ये है 90, ये है 45, ये है 45। मान के चले यहां से कोई रे आई और वो ऐसे स्ट्राइक करेगी। रे टू डेंसर का केस, लाइट फॉलिंग नॉर्मली, क्या होगा, बिना किसी बेंडिंग के आगे बढ़ेगी, ये बढ़ी। अब आंखें खोलना, ध्यान से देखना, ये नाम दे दूं मैं, ये AC पर जब स्ट्राइक करी है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है वो निकालना है आपको। कुछ समझदार बालक हैं जो निकाल पा रहे होंगे, कैसे निकलेगा देखना जरा। ये 45 है, ये भी 45 है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ 45। और ये सारा ब्लू लाइन मैंने क्या खींची है, नॉर्मल खींचा है, इसमें से 45 निकल गया तो कितना बचा, ये भी 45 ही बचा। अगली बार मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, ध्यान रखना, ये वाला एंगल जो होगा यही एंगल यहां भी बनेगा, यदि लाइट नॉर्मली घुस रही होगी तो। पकड़िएगा इस बात को। अब यहां पर ये 45 डिग्री पर स्ट्राइक करती है लाइट, डेंसर टू रेयर का केस है, क्रिटिकल एंगल ग्लास का याद करो 42 डिग्री का। क्या होगा, लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी। लाइट में क्या होगा, TIR, लाइट वापसी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये लाइट ऐसे चलेगी, और जब ऐसे चलेगी तो BC पर आ गई। BC पर फिर से डेंसर टू रेयर का केस है, लेकिन इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। लाइट नॉर्मली गिरी है तो बिना किसी बेंडिंग के बाहर निकल जाएगी। हाय हाय हाय, जो लाइट ऐसे आ रही थी उसको 90 डिग्री पर बेंड कर दिया, जो ऐसे आ रही थी 90 डिग्री पर बेंड कर दिया। यदि कोई ये ऑब्जेक्ट होता, AB नाम का ऑब्जेक्ट होता, तो वो कुछ ऐसा आपको दिख जाता है। यहाँ पर कहाँ यूज होता है, सबमरीन्स में, पेरिस्कोप्स में, जिसमें आपको यहाँ का ऑब्जेक्ट देखना होता है, और कहाँ देखना होता है, यहाँ देखना होता है। यहाँ का ऑब्जेक्ट इस प्रिज्म का इस्तेमाल करके उसमें लाइट बेंड कर देते हो आप ऐसे, और ये आपको दिख जाता है। ठीक है, आओ मैं दूसरी एप्लीकेशन पर चलता हूं। दूसरा जो काम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इसी का, वो होगा डेविएशन ऑफ रेज थ्रू 180 डिग्री। 180 डिग्री पर रेज को क्या करेंगे, डेविएट करेंगे। मेरा फोन बहुत बज रहा है, मेरे को बीच में बंद करना पड़ रहा है, सॉरी। चलो, आज मेरे पास एडिटिंग का भी कम टाइम है तो मैं इसको काटूंगा छाटूंगा नहीं, ऐसे का ऐसे ही रॉ आपको दे दूंगा। चलिए, मेरे पास डेविएशन ऑफ रेज थ्रू 180 डिग्री आ रहा है, तो अभी मेरे को क्या कर लेना, मेरे को प्रिज्म को कुछ ऐसे सेट कर लेना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यहां से एक रे आई,
और ये देखो ये यार ये भूलना मत, ये 90 डिग्री है तो ये 45 तू बच पहले तू बच। अरे नहीं चाहिए भाई नहीं चाहिए। ये देखो ये लाइट इधर से आई, यहाँ रे टू डेंसर 0 डिग्री पर स्ट्राइक करी, खटाक से पहुंच गई आगे तो यहाँ क्या करा, ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनेगा देखो, अभी तो सिखाया मैंने तुम्हें, ये 45 है, ये वाला 90 है तो ये 45 होगा, तो ये भी कितना होगा 45 ही होगा। 45 होगा तो क्या होगा, अरे TIR होगा यार, लाइट वापस आ जाएगी। अरे यार फिर से स्ट्राइक करी और फिर से स्ट्राइकिंग का कुछ ऐसा ही फेनोमेना है, आप देखिए ये एंगल फिर से कितना बन जाएगा 45 बन जाएगा, तो यानी कि फिर से TIR हो जाएगा और ये फिर ऐसे निकली। फिर डेंसर टू रेयर का केस है, लेकिन इस बार नॉर्मली गई है तो बिना किसी बेंडिंग के निकल गई। और यदि ये कोई ऑब्जेक्ट होता AB नाम का तो इसमें रेज ऐसे जाती टम 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 और ऐसे आ जाती टम टम टम, यानी कि आपको AB उल्टा दिखता, ऐसा वाला ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता, साथ ही साथ रेज क्या हो गई डेविएट हो गई। इसी का तीसरा एप्लीकेशन है कि आप इमेज को इन्वर्ट कर सकते हो विदाउट डेविएशन, इन्वर्टिंग एन इमेज विदाउट डेविएशन। यहां भी आपने इमेज को उल्टा किया था, लेकिन इसमें रेज डेविएट होती है 180 डिग्री पर वापस आती हैं, ठीक है। लेकिन अभी अपने को क्या है कि रेज डेविएट नहीं करनी है और इमेज उल्टी करनी है, तो उसके लिए आप प्रिज्म को कुछ ऐसे इस्तेमाल करोगे। देखो देखो किशोर तनिक देखो, यहां से एक रे आएगी, रे टू डेंसर का केस है, नॉर्मल केस है, रे टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ये बेंड हुई, और जब यहां पर स्ट्राइक करेगी तो डेंसर टू रेयर का केस बना। तो ध्यान दीजिएगा ये 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये भी कितना बनेगा, अरे अब तो देखते चलो यार, ये भी बनेगा 45 बनेगा तो लाइट में TIR हो जाएगा, और ये क्या करेगी, ये निकल जाएगी आय हाय ऐसे निकल जाएगी बाहर। जब ये ऐसे निकली बाहर तो यहाँ डेंसर टू रेयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा और ये बाहर निकल पाएगा आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान के चलिए यदि ये कोई ऑब्जेक्ट रहा होता, कैसा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रहा होता AB, तो ये ऐसे पढ़ती और ऐसे और ऐसे, टक टक, आवाज कितनी प्यारी लग रही है ना। ये आपकी इमेज क्या हो जाती, उल्टी हो जाती इसमें, और बिना किसी डेविएशन के। देखो A नीचे बना है और B की इमेज ऊपर बनी है। ये आपके सामने प्रिज्म है जो TIR का इस्तेमाल करता है गाइस, और इसके 3 काम हो सकते हैं, रेज को 90 डिग्री पर डेविएट कर सकते हो, 180 पर डेविएट कर सकते हो, और साथ ही साथ विदाउट डेविएशन इमेज को उल्टा भी कर सकते हो। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की एप्लीकेशन नंबर 3 यहां होती है सवा। हम करेंगे एप्लीकेशन नंबर 4, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं भैया, आपने तारों को इस्तेमाल होते हुए देखा है अभी तक सिग्नल को ट्रांसमिट करते हुए। आपने देखा है ये बिजली तारों से आती है, आपके वाईफाई की भी वायर कनेक्शन होती है, आप गाड़ी में एम्पलीफायर बेस ट्यूब साउंड सिस्टम लगाते हो, वायर्स के थ्रू सब कुछ ट्रैवल करता है। आप एक स्टेज पर खड़े होकर हेलो हाय एवरीवन स्पीच देते हो, माइक लगा के देते हो, और माइक से आपकी आवाज जो है वो अगेन तारों में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जाती है। सोच के देखिए इस प्रोसेस को जरा सोचिए, आप जब हेलो बोलते हो तो वो एक साउंड है, लेकिन माइक में एक डिवाइस होगा जो साउंड को बिजली में कन्वर्ट कर देगा, और वो बिजली के थ्रू ट्रैवल करेगा, मतलब बिजली बनके ट्रैवल करेगा वायर्स में। जैसे देखो मेरी आवाज ट्रैवल कर रही है किसमें, इस वायर में ट्रैवल कर रही है, क्या बनके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनके ट्रैवल कर रही है। मेरे जिस भी डिवाइस से कनेक्टेड है आउटपुट सब कुछ मिलेगा मुझे, इसका एकदम बढ़िया मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अभी क्या है कि यदि मैं कुछ ऐसा सिस्टम ले लूं कि मेरा सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बजाय लाइट सिग्नल में बन जाए, ठीक है, और फिर लाइट की तरह मैं उसे ट्रैवल कराऊं, तो फिर मुझे अगेन जैसे यहाँ पर वायर है तो वहां पर भी कोई सिस्टम चाहिएगा लाइट को ट्रैवल कराने के लिए, तो यही है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट सिग्नल ट्रैवल करता है, यानी कि ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जिसमें लाइट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसका एक अभिन्न अंग है। क्या होता है इसमें ग्लास होता है, ग्लास ट्यूब्स, एक पतली सी ट्यूब ले ली मैंने, फैंसी ग्लास ट्यूब, इसके ऊपर एक और ग्लास ट्यूब लगा दी मैंने, एक और ग्लास ट्यूब लगा दी। ये जो अंदर वाली ट्यूब है इसको बोलते हैं कोर, क्या बोलते हैं यहाँ पर, कोर, और ये जो बाहर वाली ट्यूब है इसको बोलते हैं क्लैडिंग। और देखिए ध्यान दीजिएगा, म्यू ऑफ कोर जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कोर का, वो क्लैडिंग से ज्यादा लिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर आप क्या करते हो, एक बफर कोटिंग करते हो, एक वायर के ऊपर प्लास्टिक जैकेट भी लगाते हो। जैसे आपने इस वाली तार में ये इंसुलेशन लगा रखा है, ऐसे इसमें भी आप एक प्लास्टिक जैकेट लगाओगे सेफ्टी पर्पस से। अभी ये कोर क्लैडिंग में होता क्या है जरा ध्यान से देख लीजिए आप। मान के चलिए आपका कोई भी सिग्नल है, वो लाइट सिग्नल में आपने कन्वर्ट करके इसमें एक बार इंसिडेंट कराया, तो जब आपने इंसिडेंट कराया तो आप मेक श्योर करेंगे
आप मेक श्योर करेंगे कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहे। और देखो आपने कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रखा है, इसका मतलब कोर क्लैडिंग के मुकाबले डेंसर है, तो ये केस है डेंसर टू रेयर का बन जाता है। साथ ही साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा? जी हां, टीआईआर होगा, लाइट वापस आएगी और लाइट फिर से सेम एंगल से स्ट्राइक करेगी, अपना पैरेलल ट्रांसवर्सल वाला रूल लगाओगे आप, और ऐसे जहां जहां तक ये पूरा पाइप है उस पाइप में ऐसे ही लाइट ट्रैवल करती रहेगी, जिस जगह पर आपको ये पहुंचानी है ये लाइट सिग्नल वहां पर पहुंच जाएगी और आप अपने सिग्नल को रिसीव कर पाएंगे। तो बिजली का सहारा ना लेके आपने लाइट का सहारा लिया और वायर्स का सहारा ना लेके आपने ऑप्टिकल फाइबर का सहारा लिया। इसमें मजे की बात यह है कि टीआईआर होता तो इंटेंसिटी का कोई लॉस नहीं होता, कंप्लीट लाइट यहां से वहां पहुंचती है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में आपको एम्पलीफाई करना पड़ता है सिग्नल को, दोबारा दोबारा उसको बढ़ाना पड़ता है, रिपीटर से लगाने पड़ते हैं, इसमें ये सब कुछ करना नहीं पड़ा। साथ ही साथ इसमें देखो नॉइज का एडिशन पॉसिबल नहीं है, प्लास्टिक लगने का मतलब है बाहर से कोई लाइट एंटर नहीं कर सकती, तो मेरा सिग्नल खराब भी नहीं होगा, करप्ट नहीं कर सकता इसको कोई, डिकोड करना इजी नहीं होगा इसके लिए, और बिना किसी नॉइज एडिशन के परफेक्टली ये ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगी। तो ये बहुत ही जानदार है। आजकल आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपसे बोलता होगा कि फाइबर की लाइन डलवाइए आप, उसमें स्पीड बेटर मिलेगी। क्यों बेटर मिलेगी आपको समझ में आ गया होगा। ये टीआईआर और उसकी 4 एप्लीकेशंस होती हैं समाप्त। और गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, देखो आज डे 8 है, ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूं, हालांकि मैं आंख बंद करके ही मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मेरा पहला उद्देश्य है आपके लिए आपका सिलेबस खत्म करना। 45 डेज में मैं इस सिलेबस को खत्म करूं। मेरे को भी अपने दिमाग में मैंने एम सेट कर रखा है और आपको भी यही एम सेट रखना चाहिए कि 45 दिन में मैं सिलेबस खत्म कर रहा हूं। लेकिन फिर भी एक सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत हमेशा होती है वीडियो शूट करने से पहले। जब भी मैं वीडियो शूट करने आता हूं तो मुझे एक मोटिवेशन चाहिए होता है। किसी दिन आप देखते होंगे वीडियो में बहुत एनर्जी होती है, किसी दिन आप देखते होंगे वीडियो में डाउन होता हूं, एक दिन हम लोग वीडियो मिस भी कर चुके हैं, स्किप भी कर चुके हैं। दरअसल मोटिवेशन यदि डे टू डे मिलती रहती है तो फिर बंदा इंस्पायर होता है वीडियो बनाने के लिए, उस मुहिम पर काम करने के लिए, जो मुहिम हमने अपने दिमाग में ठान रखी है, इस चैनल पे पब्लिकली अनाउंस कर रखी है 45 डेज रिवीजन। तो वो मोटिवेशन कहां से मिलेगा? फिलहाल वो मोटिवेशन आप लोग दोगे यार। कैसे दोगे? सिंपल सी चीज है, ये वीडियो जब भी अपलोड होकर पहुंचती है प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, आई रिफ्रेश द YT स्टूडियो अगेन एंड अगेन। हाउ मेनी लाइक्स, हाउ मेनी व्यूज, हाउ मेनी डिसलाइक्स, हाउ मेनी कमेंट्स, आर दीज कमेंट्स जेन्युइन और फेक? यो मतलब कुछ भी वीडियो पर लिख देना ना, वेरी गुड वीडियो, वेरी गुड टीचिंग स्टाइल, ये वो, मतलब ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट, आई वेलकम दैट कमेंट टू, बट मैं एक जेन्युइन सा कमेंट चाहता हूं कि मतलब वीडियो की डिटेल्स के अंदर से कोई कमेंट आएगा ना कि सर ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, सर ये न्यूमेरिकल खराब था, सर यहाँ बहुत अच्छा था, वो आई विल अप्रिशिएट। किसी दिन मैंने एक कमेंट की नोटिफिकेशन देखी कि सर आपका फ्रेम टेढ़ा है, और फिर वो कमेंट डिलीटेड मिला, उसको डिलीट मत करिए। आई अप्रिशिएट दैट जिस दिन आप मेरे नेगेटिव्स उस कमेंट्स में डाल रहे हो तो आप मेरे सच्चे साथी हो, क्योंकि आप मुझे इंप्रूव करने का मौका दे रहे हो। आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइक कि यार ये क्यों डाल दिया, ये गलत कमेंट मत डालो, ये मत डालना ना, लेट मी टेक दैट, लेट मी इंप्रूव फ्रॉम दैट। यदि मुझे वो अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि कंसीडर करना चाहिए ये कमेंट, तो मैं उसको ध्यान में रख के इंप्रूव करूंगा। और मुझे लगेगा ये फालतू की बकवास है, ये लहसुन प्याज कुछ भी लिख दे रहा है कमेंट में, तो मैं उसको इग्नोर भी करूंगा, है ना। ये भी तो अपनी एक स्किल है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज वीडियोस को शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे इतना तो मुझे अपने ऊपर भी भरोसा है कि जो बच्चा वीडियो देखेगा उसे पसंद आएगी और वो लाइक का बटन ठोक के जाएगा, कंजूसी नहीं करेगा। लेकिन बशर्ते उस तक वीडियो पहुंचनी तो चाहिए, उस तक वीडियो पहुंचेगी तो भैया व्यूज भी बढ़ेंगे, वॉच टाइम भी बढ़ेगा, चैनल पे भी थोड़ी ऑडियंस ज़्यादा होगी। मैं भी सोचूंगा भैया मेरे 1200 सब्सक्राइबर आज बैठे हैं, ये 12,000 सब्सक्राइबर कब बनेंगे, ये 12 मिलियन कब बनेंगे, ये 12 बिलियन कब बनेंगे, है ना।